सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में टॉप वैकेंसी देखने वाले हैं जो आपकी नॉन टीचिंग या क्लरिकल वैकेंसीज है जो आपकी नवंबर और दिसंबर मंथ में आउट हुई है और जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी करें, इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नॉन टीचिंग या क्लरिकल वैकेंसीज ऐसी होती हैं, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होता है जो अपनी अपनी वैकेंसीज निकालते हैं नॉन टीचिंग और क्लरिकल पोस्ट पे। तो आप अगर वनडे एग्जाम्स की तैयारी करो, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी का एग्जाम दे रहे हो आप, तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस ये होता है, आपको इन गवर्नमेंट जो फॉर्म होते हैं इनमें आपको बस अप्लाई करना है और अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जाके आपको सिर्फ एग्जाम देना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी भी लगभग सिमिलर ही रहती है इसमें, ठीक है। और इसका प्लस पॉइंट क्या होता है, मेजर प्लस पॉइंट ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये वैकेंसीज पता ही नहीं रहती है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स में आप ये चलता है ग्रुप में कि ये वैकेंसीज बिकी हुई हैं, तो वो इनमें अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो उससे होता ही है कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो आपको थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। काफ़ी सारी वैकेंसीज ऐसी भी आती हैं जिसमें ऑफलाइन फिल करना है, तो स्टूडेंट इतना मेहनत नहीं करता है कि कौन ऑफलाइन अप्लाई करे, तो वो उसमें अप्लाई नहीं करते हैं और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी वैकेंसी है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ आपको अलग से नहीं पढ़ना है, बस जाके आपको एग्जाम देना है, फॉर्म फिल करना है और एग्जाम देना है, ठीक है। तो ये ऐसी वैकेंसीज हैं, डिटेल में नोटिफिकेशन है सारे, एक एक करके स्टार्ट करके सारे देखेंगे। इस टाइम में आपकी काफ़ी सारी नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसी आउट हो गई है। सो जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, वनडे एग्जाम की तैयारी करें, इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन देखिए हम लोग कौन कौन सी पोस्ट है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, फीस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो ये एडवर्टाइजर नंबर आपका सेकंड 2025-26 का है, जो 2 दिसंबर 2025 में लेटेस्ट रिलीज हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन टीचिंग पोजीशन पे वैकेंसीज आउट हुई हैं और आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। इसका वेन्यू जो एड्रेस है यहाँ पे दिया गया है, जो इसकी लास्ट डेट है ये 26 दिसंबर रहने वाली है। बहुत कम टाइम है आपके पास, जितनी जल्दी हो सके इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी ये पुराने एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, 01/2023। अगर इसमें अप्लाई किया हो आपने तो इसमें आपको दोबारा फीस पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको दोबारा वही एप्लीकेशन फॉर्म लेके सेंड करना पड़ेगा। कौन कौन सी पोस्ट है, सबसे पहले पीएस प्राइवेट सेक्रेटरी की आपकी वैकेंसी है, पे लेवल 7 की वैकेंसी रहने वाली है। क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी कोर्स या यूनिवर्सिटी से, इसके साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए पर्सनल असिस्टेंट, या फिर 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो स्टेनोग्राफर की पोस्ट का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्टेनोग्राफी की नीड है इसमें, जो ऑब्वियसली हर जगह होती है। फिर टाइपिंग स्पीड चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश में ही, हिंदी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बाकी डिजायरेबल है ये, हिंदी सॉरी इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए इसकी नॉलेज, और हिंदी और उर्दू की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, उर्दू की नॉलेज, ये आपको हर जगह मिल जाएगी, हिंदी एंड उर्दू की, ये आपको डिजायरेबल हर जगह मिल जाएगी। फिर स्किल टेस्ट नॉर्म्स है, बता दी मैंने, डिक्टेशन 10 मिनट का है, जो 120 वर्ड पर मिनट का होगा इंग्लिश में, और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट का आपको दिया जाएगा इंग्लिश का। एज लिमिट इसकी 40 ईयर्स है। बाकी जो रिलैक्सेशन होता है एज पर गवर्नमेंट इंडिया नॉर्म्स, वो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट, इसमें इंग्लिश की 12 वैकेंसी और हिंदी की 3 वैकेंसी है, टोटल 15 वैकेंसी रहने वाली है। एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। इसमें ग्रेजुएशन किया हो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कोर्स में। फिर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी की, इंग्लिश और हिंदी में। मिनिमम स्पीड आपकी 100 वर्ड पर मिनट इसमें मांगी गई है। फिर जो टाइपिंग स्पीड है, इंग्लिश की 35 और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, इसके साथ ही एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 3 साल का एज अ स्टेनोग्राफर, या इक्विवेलेंट पोस्ट में हो आपका, जो लेवल 4 की होती है स्टेनोग्राफर की, शायद ऐसे इक्विवेलेंट किसी भी पोस्ट पे हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल सेम है, इंग्लिश और गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और हिंदी एंड उर्दू की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स और कंप्यूटर में डिक्टेशन 10 मिनट का, ठीक है, 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे, और ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट का होगा इंग्लिश का, और 55 मिनट का होगा आपका हिंदी का। एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, इसमें कोई भी आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं रहने वाली है, ठीक है। पे लेवल 4 की वैकेंसी है, और 8 इंग्लिश की वैकेंसी और 2 हिंदी की है। ग्रेजुएशन किया हो आपने किसी भी कोर्स से, और स्टेनोग्राफी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश का, 80 वर्ड पर मिनट आपकी प्रोफिशिएंसी, और फिर जो टाइपिंग स्पीड है वो सेम, इंग्लिश की 35 और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। बाकी डिजायरेबल जैसे मैंने बताया, ये आपको हर पोस्ट में मिल जाएगा। स्किल टेस्ट नॉर्म्स की बात की जाए तो डिक्टेशन 10 मिनट का, 80 वर्ड पर मिनट का, और ट्रांसक्रिप्शन जो इंग्लिश का है 50 मिनट का, और हिंदी का 65 मिनट का आपका होगा। एज लिमिट इसकी 40 ईयर्स रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेक्शन में आपकी वैकेंसी है लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट की, पे लेवल 6 की वैकेंसी है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले ग्रेजुएट हो आप, फिर ट्रेनिंग ऑफ पटवारी एज रिक्वायर्ड इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये आपके पास होनी चाहिए। 8 साल का फील्ड एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड या पटवारी मैटर्स में, और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो उर्दू की नॉलेज भी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये फील्ड वर्क में आ जाएगा। फिर ये डिजायरेबल है नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की नॉलेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन की बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट इसकी भी 40 ईयर्स रहने वाली है। फिर लैंड रिकॉर्ड कीपर की वैकेंसी है, इसमें पे लेवल 4 की वैकेंसी है। ग्रेजुएट के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास लैंड रिकॉर्ड क्लर्क का, किसी भी तहसील या सब डिविजनल ऑफिस एसडीओ में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी हिंदी, उर्दू और इंग्लिश ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे भी 40 ईयर्स रहने वाली है। इसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिस में जो वैकेंसी है, सबसे पहले है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की, एक वैकेंसी पे लेवल 12 की है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो कोई भी ऑफिसर जो डबल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज से रिलेटेड हो, वहाँ पे काम किया हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर इससे रिलेटेड पोस्ट हो, या फिर और उसके साथ ही
3 साल का आपके पास रेगुलर सर्विस होना चाहिए और पे लेवल 11 में ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में ही होना चाहिए, या फिर 5 साल का आपके पास रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस हो पे लेवल 10 का ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल है हिंदी एंड उर्दू की नॉलेज, एज लिमिट आपकी 56 ईयर से कम होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की, और पे लेवल 10 की वैकेंसी है। इसे पहले तो आपने मास्टर्स डिग्री किया हो, ठीक है, एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से। उसके साथ ही आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन की टेबल पे या फिर ऑडिट एंड अकाउंट्स में, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, FRSR डिपार्टमेंटल रूल्स, वो सारे आपको पता होने चाहिए। पे फिक्सेशन मतलब पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव टेबल का आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जो 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, इसमें कहीं पे भी पे लेवल नहीं लिखा गया मुझे लगता है, ठीक है। तो अगर आपने 10 साल कहीं पे भी काम किया है एडमिनिस्ट्रेटिव टेबल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी पे लेवल का तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टेबल कैसी होती है, चाहे वो नीचे से शुरू हो जाती है, पे लेवल 2 से शुरू होती है, LDC की हो, UDC की हो, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव टेबल में ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ऑडिट एंड अकाउंट हो गया, बाकी ये सारे तो मोस्टली आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हर जगह नॉलेज आपको इसकी होती रहेगी स्टूडेंट्स को, ठीक है। बाकी कंप्यूटर की भी नॉलेज आपके पास बेसिक होनी चाहिए। फिर डिजायरेबल है, एलिमेंट यहाँ पे भी 40 ईयर्स रहने वाली है। इसके बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्ट है जो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये नॉन टीचिंग पोस्ट में नहीं आएगा। फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी है, ये भी आप देख लेना। असिस्टेंट इंजीनियर की है, सिविल की एक वैकेंसी। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एक वैकेंसी है। फिर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, ठीक है, इसमें भी ग्रेजुएशन की नीड है और 1 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस आपका मांगे, ये भी पे लेवल 6 की वैकेंसी है। अगर आपने डिप्लोमा किया हो तो यहाँ पे 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस की नीड है। एज लिमिट 40 ईयर्स इसमें रहने वाली। फिर जूनियर इंजीनियर की है, इसमें भी 1 साल की एक्सपीरियंस की नीड है। ग्रेजुएशन आपने किया हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का है ये। फिर सेम डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग का रेलेवेंट सर्विस में, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 2 वैकेंसी है। इसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की आपकी 4 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आपको पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आपने अगर मास्टर्स किया हो तो कोई एक्सपीरियंस की नीड इसमें नहीं रहने वाली है। मास्टर्स डिग्री आपने की हो लाइब्रेरी साइंस एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पे लेवल 5 की वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। हिंदी एंड उर्दू डिजायरेबल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, और एज लिमिट इसमें भी 40 ईयर्स रहने वाली है। फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी वैकेंसी है, पे लेवल 1 की 6 वैकेंसी है। इसमें 10+2 आपने 12th पास किया हो। फिर लाइब्रेरी साइंस का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी में आपके पास काम करने का, और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद प्रॉक्टर्स ऑफिस में है सिक्योरिटी असिस्टेंट की 9 वैकेंसीज हैं। इसमें आपने स्पेशली इंटरमीडिएट किया हो, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की आप किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पे लेवल 2 की वैकेंसी है, और हिंदी, उर्दू और इंग्लिश की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो उर्दू की नॉलेज यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपकी पोस्ट है। इसके बाद इंडिया अरब कल्चरल सेंटर में प्रोग्राम ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें मास्टर्स डिग्री आपने की हो, 55% मार्क्स होने चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए अरेबिक का 1 साल का एटलीस्ट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, आपने सेमिनार, वर्कशॉप, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, इन सब का अगर आपने अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कराया है, तो इसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, PSU का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये भी पे लेवल 10 की वैकेंसी है आपकी प्रोग्राम ऑफिसर की। फिर डिजायरेबल है कंप्यूटर एप्लीकेशन की 1 साल की नॉलेज, और हिंदी, उर्दू की आपके पास नॉलेज है। फिर यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में आपकी कुक की एक वैकेंसी है, पे लेवल 2 की है। इसमें 10th पास आपने किया हो और ITI ट्रेड सर्टिफिकेट हो आपके पास, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का 1 साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा हो कुकरी या इक्विवेलेंट का, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग कैटरिंग सर्विस का, ठीक है। वेस्टर्न डिशेज एटलीस्ट 3 स्टार होटल, ठीक है, किसी भी 3 स्टार होटल या सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, तो ये कुक की पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। हिंदी एंड उर्दू की डिजायरेबल लैंग्वेज यहाँ पे भी है, डिजायरेबल है। एज लिमिट यहाँ पे भी 40 ईयर्स आपकी रहने वाली। तो यही सारी पोस्टों पे निकला है। यहाँ पे आगे आपको दिख जाएगा कितनी वैकेंसी है, जैसे एक वैकेंसी है यहाँ पे, कितनी वैकेंसी पे ये निकला है। फिर जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। रिटर्न टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, जहाँ पे इंटरव्यू होगा ग्रुप ए वगैरह की पोस्ट पे, ठीक है। हिंदी एंड उर्दू आपको कहीं काफ़ी जगह डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मिलेगी फॉर ऑल द नॉन टीचिंग पोजीशन। इसमें एक और है, 5% का आपको एडिशनल रिलैक्सेशन मिला जाएगा, ठीक है, मास्टर्स एंड ग्रेजुएट लेवल में जो भी स्टूडेंट अप्लाई करें। आपने देखा होगा मास्टर्स के लिए 50% मांगा जा रहा है। जो SC ST डिसेबल्ड है और OBC कैंडिडेट है, उन सबको 5% का रिलैक्सेशन मिला जाएगा। तो अगर आपके 50% मार्क्स है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी है, डिग्रीज की, डिप्लोमास की, मार्कशीट की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारे सर्टिफिकेट आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आगे पॉइंट लिखा गया है, ठीक है। अगर आपने लेट भेजा या फिर विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नॉट सेल्फ अटेस्टेड शैल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हो। अगर आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं भेजेंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना आपको, ठीक है। बाकी ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। फीस की बात की जाए तो जो ग्रुप ए की पोजीशन है पे लेवल 10 एंड अबव की, UR OBC 1000 रुपीज़ फीस, SC ST की 500, PWD की कोई फीस नहीं रहने वाली। ग्रुप E एंड C पोस्ट की
और जनरल और ओबीसी की 700, SC ST की 350, पीडब्ल्यूडी की कोई भी फीस नहीं है। पे लेवल 7 एंड अबव की सारी ग्रुप बी एंड सी की पोजीशन एंड बिलो, सॉरी। फिर ये फीस आपको पे करनी है, जो भी फीस होगी या तो ऑनलाइन मोड पे करनी है ये, या फिर यूपीआई आईडी यहाँ पे इन्होंने दी है। ये बैंक अकाउंट इन्होंने अलग से डिटेल दी है, तो यहाँ पे भी आप यूपीआई कर सकते हो। उसकी रिसिप्ट निकाल के आपको एनक्लोज करके ऑनलाइन और सॉरी ऑफलाइन आपको भेजना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस का अप्लाई करने का, और यही वैकेंसी है। ठीक है, इन वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हो। पहले भी इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 निकल चुका है ऑलरेडी, जिसमें अच्छी वैकेंसी थी। इसमें इतनी ऐसी वैकेंसीज है नहीं क्लरिकल की। फिर भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन मीट कर दिया तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसकी बेस्ट चीज़ क्या है कि आपको दिल्ली में ही रहने का मौका मिलेगा, है ना। आप दिल्ली में ही रहोगे और बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो आराम से, इतना हेडेक नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की जॉब है, परमानेंट जॉब रहने वाली है आपकी, और ऑल इंडिया बेसिस पे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला नोटिफिकेशन देखते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपका 2 दिसंबर, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है, कौन कौन सी वैकेंसीज है इसकी, जो नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसीज है हम उसी की बात करेंगे। असिस्टेंट सेक्रेटरी की है लेवल 10 की, आपकी टोटल 8 वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है। अकाउंट ऑफिसर की आपकी 2 वैकेंसी है। सुपरिटेंडेंट की आपकी 27 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 9 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल 2 की आपकी 16 वैकेंसी है, और जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 की आपकी 35 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे। बाकी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसमें जो एग्जाम लेवल रहेगा वो आपका बिल्कुल सिमिलर रहेगा जो आपका एसएससी वगैरह में होता है, सिमिलर। फिर ये पीडब्ल्यूडी की कैटेगरीज है जो आप देख सकते हैं, और ठीक है, जो भी पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स हैं वो देख सकते हैं किस रिजर्वेशन से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो 22 दिसंबर है। लास्ट डेट पे आपको नहीं जाना है, जितना जल्दी हो सके पहले आपको सबमिट करना है फीस और आपका कंप्लीट फॉर्म। 22 दिसंबर ही आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस रहने वाली है। क्रूशल डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, जो कि 22 दिसंबर है। सो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्रूशल डेट के पहले के होने चाहिए। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, चाहे वो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हो, या फिर आपका एज लिमिट वाला सर्टिफिकेट हो, चाहे आपकी एलबीटी क्राइटेरिया का डिग्री सर्टिफिकेट हो, या फिर 10th 12th का कुछ भी हो, वो सारे क्रूशल डेट के पहले का आपके होने चाहिए। ठीक, क्रूशल डेट 22 दिसंबर है। सारी चीज़ों के लिए क्रूशल डेट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स आपको मिलेंगे हर जगह। बाकी कुछ पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देख लेना, 2024 फाइनेंशियल ईयर का आपका जो 2025-26 का है ये आपका वैलिड रहेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है, ऐसी ओबीसी एनसीएल वाले देख लेना, रिजर्वेशन आपका जो क्रूशियल डेट है उससे पहले का लेटेस्ट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का आप देख लेना एक बार, पीडब्ल्यूडी का है। स्पेशल नोट है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सारे 22 दिसंबर की आपके होनी चाहिए अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो। अपर एज लिमिट की बात की जाए, जैसे कि मैंने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। SC ST को 5 साल का, ओबीसी एनसीएल को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी एनसीएल को 13 साल का, पीडब्ल्यूडी प्लस SC ST को 15 साल का। बाकी एक्स सर्विसमैन का जैसे ग्रुप बी सी का 40 साल का होता है कुछ, और ग्रुप ए पोस्ट का 5 साल का, ऐसे आपको मिलेगा। और वुमेन्स को अलग से यहाँ पे 10 साल का भी रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो एक्स्ट्रा जो एज लिमिट जिनकी हो चुकी है, एज ज़्यादा हो चुकी है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, अब एक बार चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो सबसे पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो वैकेंसी है, यहाँ पे आपका 3 टायर में एग्जाम होगा। सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई भी एक्सपीरियंस की नहीं है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेगा, सबसे पहले टायर 1 आपका एमसीक्यू रहेगा, प्री एग्जाम जो होता है। टायर 2 आपका ओएमआर बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहेगा, जो रिटर्न मेन एग्जाम है। और टायर 3 में आपका इंटरव्यू रहेगा, क्योंकि ये आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है। तो ये असिस्टेंट सेक्रेटरी की है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट ऑफिसर की। सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन किया हो, या फिर इकोनॉमिक्स का हो, कॉमर्स का हो, अकाउंट्स का, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंट, किसी का भी हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है। और जो SAS JOC का एग्जाम होता है, ये एक्चुअली में स्टूडेंट्स को पता होगा, जो ऑडिटर है या फिर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में SAS JO का आपका एग्जाम होता है, जो ऑडिट डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। अगर आप ऑडिटर हो या फिर कहीं पे सीनियर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट पे हो, तो वहाँ पे उनके लिए एग्जाम होता है SAS JO का, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कराती है। अगर आपने वो दिया है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो यूनिवर्सिटी में किसी भी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज़ का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर MBA किया हो आपने, फाइनेंस, चार्टेड अकाउंट में, CA हो आप, ICWA, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिजायरेबल है ये कि आपको अकाउंट कॉम्पाइलेशन, बजट, इंटरनल ऑडिट, कॉमर्शियल अकाउंटिंग, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, फंड मैनेजमेंट, इन सब का। बाकी ये डिजायरेबल है। ये भी ग्रुप ए की पोस्ट है, सो इसमें भी आपका टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सेम सिमिलर रहने वाला है। नेक्स्ट है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट, ग्रुप बी की पोस्ट आ गई है। यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन की नीड है और आपको थोड़ी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, विंडोज, MS ऑफिस या फिर डाटाबेस इंटरनेट चलाने की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें टायर 1 और टायर 2 ही रहेगा। टायर 1 MCQ बेस्ड रहेगा और टायर 2 आपका OMR और डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। और इसके साथ ही आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है, जो कि मेयर क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। इसमें इंग्लिश की स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट हो या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, और आगे चल के आपको और पॉइंट्स बताएंगे। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, JTO की।
इसमें आपने मास्टर्स किया हो हिंदी में किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर और उसके साथ ही इंग्लिश होना चाहिए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट। सेम इसका वाइस वर्सा है, मास्टर डिग्री आपने इंग्लिश में किया हो और हिंदी एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम मास्टर डिग्री हो हिंदी या इंग्लिश में और हिंदी इंग्लिश एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, सिमिलरली घुमा फिरा के आपने किसी एक में किया हो, हिंदी और इंग्लिश आपका एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो और एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से आपने किया हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। या फिर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स हो आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का या वाइस वर्सा का और 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपको किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट इसकी 30 ईयर्स रहने वाली। टायर 1 टायर 2 यही रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड और आपका ओएमआर बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका एग्जाम रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट, पे लेवल 6 सॉरी ग्रुप सी की पोस्ट है ये। 12th क्लास की रिक्वायरमेंट है, आपने 12th क्लास किया हो अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स कॉमर्स इन सब से रेलेवेंट सब्जेक्ट से तो इसे अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 27 ईयर्स रहने वाली है। और टायर 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, सेम टायर 2 आपका ओएमआर बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहने वाला है। इसमें भी आपका एक स्किल टेस्ट रहेगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो इंग्लिश का 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट जिसके लिए बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिल रहा वाला है, पहले भी इसमें बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन रहता है और अभी भी ये देखने के लिए मिलेगा, बहुत हाई कट ऑफ जाएगी इसकी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th क्लास आपने सिंपल किया हो और नेक्स्ट एक टाइपिंग स्पीड आपकी बेसिक 35 वर्ड मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। टायर 1 एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और टायर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटर्न मेन एग्जामिनेशन रहेगा, जैसे ओएमआर बेस्ड आपका नहीं रहेगा कुछ भी, ठीक है। रिटर्न आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम रहेगा जो आगे दिखाऊंगा मैं क्या कितने मार्क्स का रहेगा टोटल। और इसमें टाइपिंग स्पीड रहेगी जो क्वालिफाइंग है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में। सो ये सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होनी चाहिए इन पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। एग्जामिनेशन फीस पे चलते हैं तो एग्जामिनेशन फीस ग्रुप ए बी सी पोस्ट की 250 रुपीज़ है। अगर आप SC ST PWD और एक्स-सर्विसमैन या फिर वुमेन कैंडिडेट हो तो आपकी 250 फीस लगेगी। अगर आप अनरिजर्व OBC और EWS के हो तो ग्रुप ए में 1750, ग्रुप बी में 1050 और ग्रुप सी पोस्ट में आपकी 1050 फीस रहने वाली है। ये आपको अप्लाई करना है। अगर आप बोर्ड के एम्प्लॉय हो तो कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। मोड ऑफ पेमेंट आप लगभग सारी मेथड से पे कर सकते हो इनको, ऑनलाइन ही आपको पे करना है। अब एक बार चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। सो असिस्टेंट सेक्रेटरी का मैंने जैसे बताया टायर 1 टायर 2 और टायर 3 रहने वाला है। टायर 1 अगर आप क्वालिफाई करोगे तो 1:10 रेशियो में स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा टायर 2 के लिए और उसके बाद जो टायर 2 होंगे जो इंटरव्यू के लिए 1:5 रेशियो के लिए आपको टायर 3 जो कि इंटरव्यू है उसके लिए क्वालिफाई किया जाएगा। सबसे पहले टायर 1 एमसीक्यू का मैं बताता हूँ आपको। इसमें आपके 60 मार्क्स का करंट अफेयर्स जीओ रहेगा, फिर मेंटल एबिलिटी इंटेलिजेंस रीजनिंग वगैरह 60 मार्क्स की रहेगी। मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वालिटेटिव एंड एप्टीट्यूड आपका अर्थमेटिक ये 60 मार्क्स का रहेगा। फिर हिंदी कॉम्प्रिहेंशन कम्युनिकेशन स्किल 30 मार्क्स का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कम्युनिकेशन स्किल आपका 30 मार्क्स का और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 60 मार्क्स के आपके रहने वाले। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा जो 300 मार्क्स का टोटल रहने वाला है, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। टायर 2 एक डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा ओएमआर बेस्ड। सो इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेंगे। ऑब्जेक्टिव पहले 10 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर्स के 30 मार्क्स के, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर 12 मार्क्स के और डिस्क्रिप्टिव में भी 4 क्वेश्चन रहेंगे जो 20 मार्क्स के रहेंगे। इंडियन इकोनॉमी आपके 12 मार्क्स का रहेगा और आपका जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें 20 मार्क्स का रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी आपका 12 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव में और डिस्क्रिप्टिव में 20 मार्क्स का। साइंस एंड टेक 12 मार्क्स का और 20 आपका डिस्क्रिप्टिव में। 24 आपका कॉन्सेप्ट इशूज डायनेमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का 24 मार्क्स का और 20 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव में। पॉलिटी का रहेगा 24 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में और 20 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव में और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 24 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव में और 10 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव में रहने वाला है। ये टोटल आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपका 150 मार्क्स का और 150 मार्क्स का ही आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहने वाला है। फिर आपका इंटरव्यू रहेगा जो कि 50 मार्क्स का रहने वाला है आपका। फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो टायर 2 और इंटरव्यू के बेसिस पे ही कंबाइन बनेगी। सो ये आपका इसका रहेगा। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कि आप देख लेना, ठीक है। अकाउंट ऑफिसर पे चलते हैं। क्योंकि ये आपका ग्रुप ई पोस्ट है तो टायर 1 और टायर 2 रहने वाला है, सॉरी टायर 3 भी रहेगा, ग्रुप ए की पोस्ट है तो वही है 1:10 रेशियो में टायर 1 क्वालिफाई होगा, टायर 2 आपका 1:5 रेशियो में सिमिलर ही रहेगा लगभग, ये कोई डिफरेंस नहीं है। 300 मार्क्स का आपका टायर 1 रहने वाला है सेम। फिर इसमें चलते हैं टायर 2 जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव सेम रहेगा। 60 मार्क्स का आपका कॉमर्स स्टडीज, कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में और डिस्क्रिप्टिव में 40 मार्क्स के। करंट अफेयर्स GS GA आपका कंप्लीट 45 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव में, 40 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से रिलेटेड 45 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में और 40 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव में। फिर ऐसे राइटिंग रहेगी हिंदी या इंग्लिश की जो कि सिर्फ आपको डिस्क्रिप्टिव में 30 मार्क्स की आपकी रहेगी। टोटल 150 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव और 150 मार्क्स का ही आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है जो कि टोटल 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। इंटरव्यू 50 मार्क्स का रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी टायर 2 और इंटरव्यू की बेसिस पे ही बनने वाली है। नेक्स्ट है सुप्रीटेंडेंट, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। तो 1:10 और 1:5 रेशियो में स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, स्किल टेस्ट के लिए 1:5 रेशियो में ही क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये देखोगे आप सिमिलर ही है जो वनडे एग्जाम से पूछा जाता है, कुछ अलग से नहीं है। एक हिंदी इंग्लिश आपको दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। 300 मार्क्स का पेपर रहेगा 2 घंटे का आपका जो टायर 1 रहेगा। टायर 2 ये आपका थोड़ा वैसा रहेगा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। 150 मार्क्स का सेम ही है लगभग, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और 150 आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, ये भी टायर 1 और टायर 2 है।
सेम है टायर 1, कोई भी डिफरेंस नहीं है। टायर 2 में चलते हैं। इसमें जी आपकी 45 मार्क्स की रहेगी ऑब्जेक्टिव और 30 मार्क्स रहेगा डिस्क्रिप्टिव। और यहाँ पे आप देखोगे तो स्कूल एजुकेशन पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एग्जामिनेशन बोर्ड पे मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं 45 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में और 30 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में। फिर रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 45 मार्क्स की, और सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव में है, डिस्क्रिप्टिव में नहीं है। 120 मार्क्स का यहाँ पे हिस्ट्री रहेगी, हिंदी एंड इंग्लिश, पोइट्री की, लिटरेचर की, नोवेल, प्ले, स्टोरी, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। 60 मार्क्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में रहेगा और 120 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में। 150 और 150 मार्क्स का आपको दोनों चीज़ें रहने वाली है। 3 घंटे का ये भी पेपर रहेगा। इसके बाद है जूनियर अकाउंटेंट का, सेम है टायर 1। टायर 2 पे चलते हैं। तो ये सिमिलर है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट बजटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल, बेसिक अकाउंट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेजर वगैरह, अकाउंटिंग, तो ये बेसिकली सारा अकाउंट्स का ही क्वेश्चन होगा, सेक्शन होगा। 60 मार्क्स रहेगा डिस्क्रिप्टिव में और 70 मार्क्स रहेगा डिस्क्रिप्टिव में, 60 मार्क्स रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव में। सेम 150 और 150 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। सेम है टायर 1, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। टायर 2 पे चलते हैं तो बहुत सिमिलर है, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन आपका रहेगा इंग्लिश ऐसे राइटिंग का, जो कि हिंदी या इंग्लिश में आपको करना है, 50 मार्क्स का। फिर एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग आपसे कराए जाएंगे, जो CHSL का पहले हुआ करता था आपका। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम सिमिलर ही है आपका, 50 मार्क्स का। और प्रिसाइज राइटिंग इंग्लिश में ही होगी, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। 50 मार्क्स का रहेगा, तो 150 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। 2 घंटे 15 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो CHSL लेवल का ही रहेगा, जो आपका पहले होता था डिस्क्रिप्टिव का SSC वगैरह में, वही आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव देखने के लिए मिलने वाला है। कोई चेंज नहीं है, 150 और 300 मार्क्स का रहेगा। इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो आपको टायर 1 आपका सिमिलर एग्जाम, सिंगल एग्जाम ही होगा। एप्लीकेंट फॉर पोस्ट कोड 1 to 25, 5 to 25 विल अपीयर फॉर अ सिंगल टायर 1 एग्जाम। ठीक, क्योंकि वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट आपको अप्लाई सेपरेट सेपरेट करना है। अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई करना है तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, सेपरेट एप्लीकेशन आपको अप्लाई करने हैं सब सारी पोस्ट के लिए, तभी आप सिंगल टायर 1 एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये पुराने एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आगे चलते हैं। फिर ये चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन है, जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन का मैंने बताई दिया, टायर 2 में आपका इंग्लिश रहेगा। नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज फॉर एग्जामिनेशन, ये आप देख लेना। ठीक है, ये बस बताने के लिए होता है, आपको पता ही होगा जूनियर असिस्टेंट का भी आपको लेवल बहुत अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन भी एक बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आप देख लीजिएगा, मेजर सिटीज़ में हर जगह आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। इसमें आपकी जो चॉइस ऑफ पोस्टिंग होती है मेजर सिटीज़ में ही रहेगी आपको, जहाँ भी CBSE के हेडक्वार्टर रहेंगे या फिर मेजर ऑफिस हैं, वहीं पर ही आपको जॉब, CBSE के हेडक्वार्टर और जो ऑफिस रहेंगे वहीं पे आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। मैंने बता दूं CBSE के हेडक्वार्टर बहुत जगह है। ठीक है, दिल्ली को छोड़ के और भी जगह ऑफिस और हेडक्वार्टर हैं इनके, सॉरी ऑफिस हैं बहुत जगह इनके, और बाहर भी आपको ऑफिस इनके देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो वहाँ पे भी आप CBSE की तरफ से जा सकते हो। तो ये 119 कुछ हैं। ठीक है, जहाँ पे ये रीजनल ऑफिस बोर्ड, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड चॉइस भी दे सकते हैं, तो आप कोशिश करिएगा पहले अप्लाई करते हैं। मार्किंग स्कीम आप देख लीजिए, 3 मार्क्स है करेक्ट आंसर के लिए और 1 मार्क्स रहेगा निगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये टायर 1 का रहने वाला है, ये आप देख लीजिए। ओके, री एवोल्यूशन नहीं होगा टायर 2 एग्जामिनेशन का। ओके, तो ये और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड ही है, कुछ ऐसा में एडिशनल नहीं दिया गया है। ये है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर में प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड लानी है, जो कि CBSE वेबसाइट से डाउनलोड होगी। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लानी है, जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में अप्लाई की है वही लानी है, जो कि आपको वहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी। एक ऑथराइज फोटो ID लानी है, PWD सर्टिफिकेट, एक ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर से अगले है कुछ, फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, ये सारा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एडिशनल लास्ट में आपको कुछ फॉर्मेट मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जो एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे उसका प्रिंट निकालना, डील वगैरह में आपको जरूरत पड़ने वाली है। एडमिट कार्ड वगैरह भी आपको अच्छे मतलब प्रिजर्व करके रखने हैं। ठीक है, आगे आपको जरूरत पड़ सकती है, तो एडमिट कार्ड वगैरह भी ध्यान से समझ लेना। तो ये कंप्यूटर के लिए ये नॉन टीचिंग वैकेंसीज है। तो सबसे पहले पोस्ट है आपकी डेप्यूटी रजिस्ट्रार की। इसमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? इसमें आपने मास्टर्स डिग्री की हो, इसमें 50% मार्क्स आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए, या फिर जो UGC का होता है 7 पॉइंट स्केल, उसमें आपके पास CGPA होना चाहिए। इसके साथ ये एक्सपीरियंस आपके पास 9 साल का होना चाहिए एटलीस्ट। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे होना चाहिए लेवल 10, जो एज पर 7 CPC पे स्केल है, उस हिसाब से आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, या फिर आपके पास कंपेरेबल एक्सपीरियंस हो किसी भी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का, इंस्टीट्यूशन का, तो वो भी चल जाएगा। या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो आपके पास, जो कि 5400 ग्रेड पे का लेवल 10 का हो, ये तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिजायरेबल है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो फिजिकल एजुकेशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पोर्ट्स इवेंट्स को कंडक्ट कराने का। ये पे लेवल 6 की आपकी वैकेंसी है, 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट रहने वाली है। जनरल पोस्ट है आपकी यहाँ पे। इसके बाद एक नर्स की वैकेंसी है, जिसमें जनरल की है, 10+2 की रिक्वायरमेंट है, साइंस का आपने किया हो, उसके साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके GNM का,
जीएनएम का आपने कोर्स किया हो जिसमें 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको नर्सिंग काउंसिल से और 3 साल का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में काम करने का। एज लिमिट 30 ईयर्स है। पे लेवल 6 की ये भी आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद लैब या फिर टेक असिस्टेंट की वैकेंसी है जो कि 34 पोस्ट पे वैकेंसी आउट हुई है। कौन कौन सी वैकेंसी है बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन किया हो, जो 4 साल का इंजीनियरिंग का आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए और 2 साल का यहाँ पे रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख लें, सीएससी का हो गया, ईसी का हो गया, इस सब का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। या फिर आपने डिप्लोमा किया हो जो कि 3 साल का है और 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही जो कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन की, एमएस वर्ड की, पावर पॉइंट इक्विवेलेंट आपके पास जो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट 30 ईयर्स यहाँ पे भी रखी गई है। तो ये देख सकते हैं 34 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। पे लेवल 5 की आपकी यहाँ पे ये जॉब रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी है। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन आपने किया हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 5 की ये भी वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद है यूडीसी केयर टेकर की वैकेंसी, 3 वैकेंसी है। एसटी की वैकेंसी है, इस चीज़ का आप ध्यान देना। इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो और कंप्यूटर की नॉलेज है आपके पास और टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 4 की आपकी वैकेंसी रहने वाली है जो कि 25,500 ग्रेड पे इसका होता है। फिर स्टेनोग्राफर थर्ड की 2 वैकेंसी है, ये भी एसटी की है। ग्रेजुएशन किया हो आपने किसी भी कोर्स से और स्टेनोग्राफी का जो आपका स्किल्स होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए, जिसमें स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज जो कि बेसिक है ये आपकी होनी चाहिए। ये भी पे लेवल 4 की वैकेंसी है और 30 ईयर्स इसकी भी एज लिमिट रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्नीशियन की वैकेंसी, 6 वैकेंसी है यहाँ पे आपकी। इसमें 10th पास आपने किया हुआ आईटीआई का, एनटीसी का, और 2 साल का आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी ट्रेड में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी पे लेवल 4 की वैकेंसीज रहने वाली है। इसके बाद कुछ स्किल्ड वर्कर की वैकेंसी है जो 17 वैकेंसी है आपकी। इसमें 10th पास आपने किया हो सेम आईटीआई एनटीसी का या फिर क्लास 11th साइंस पास हो आप और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये भी पे लेवल 2 की आपकी वैकेंसीज रहने वाली। एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स रहेगी। फिर इसके बाद है एक्सपोर्टर की वैकेंसी, जिसमें 10th पास आपने किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक वैकेंसी आपकी सॉर्टर की वैकेंसी है, सॉरी। और इसमें डिजायरेबल में आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए जो कि वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट, इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। या फिर आपने किसी भी आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स हो लाइब्रेरी साइंस का, तो भी ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पे लेवल 2 की ये भी वैकेंसीज रहने वाली है। फिर क्लासीफायर कैटलॉगर की वैकेंसी है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपने किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास, एक्सपीरियंस किसका होना चाहिए, बुक्स, पीरियडिकल और डॉक्यूमेंटेशन वर्क का एक लाइब्रेरी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे भी 30 ईयर्स आपकी रहने वाली है। बाकी पे लेवल 2 की ये भी वैकेंसीज आपकी रहेगी। इसके बाद एलडीसी की 6 वैकेंसीज है आपकी यहाँ पे, जिसमें 10+2 की रिक्वायरमेंट है और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की। तो यहाँ पे दिया नहीं है इंग्लिश या हिंदी, सिंपली इंग्लिश या हिंदी होगा, ठीक है, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी आपके पास। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 30 ईयर्स इसकी भी एज लिमिट है। पे लेवल 2 की ये भी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। फिर ड्राइवर की 3 वैकेंसीज हैं, जिसमें 3 वैकेंसी है जिसमें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एक तो आपके पास होने चाहिए, ठीक है, और मोटर मैकेनिज्म का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। 10th पास आपने किया हो और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो गाड़ी चलाने का, तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 30 ईयर्स इसकी भी एज लिमिट है और पे लेवल 2 की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। सो यही थी आपकी सारी वैकेंसीज। और मैं बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। ये ऑफलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेटेस्ट ही नोटिफिकेशन है आपका। कैसे अप्लाई करना है, ये ऑफलाइन फॉर्म है तो ऑफलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मेट इसका दिया गया है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड में, वो आप देख लेना। इसमें आपको सारे सर्टिफिकेट अटैच करने हैं, कोशिश करिए सेल्फ अटैच कर लीजिएगा। और 3 कॉपीज आपको जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, एक तो आपकी अटैच हो जाएगी फॉर्म में, बाकी इसके साथ 3 फोटो और आप ले लीजिएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको भेजनी है। इसके साथ डिमांड ड्राफ्ट जाएगा, अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो 200 रुपये का, और अदर अगर जनरल के और OBC के हो तो 500 रुपये का आपका डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है। किसके फेवर में, डायरेक्टर NERIST, जो कि पेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ भेजना है आपको, ये एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, रजिस्ट्रार NERIST, निर्जुली पिन ये दिया रखा है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा। लास्ट डेट आपकी 7 जनवरी 2026 है अप्लाई करने की, ठीक है। और आगे चलते हैं। अगर आपको 2 से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करने हैं तो सेपरेट उसके लिए एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे, कोई भी ऑफलाइन एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे। एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन ही जाएंगे, ऑनलाइन ही आपको वेबसाइट पे देखने के लिए मिलेंगे, तो वो आपको चेक करने पड़ेंगे। फिर जो SC ST OBC या EWS कैंडिडेट जो क्लेम करेंगे, वो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको भेजना है, वरना आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। बाकी रिलैक्सेशन और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये सब गवर्नमेंट ऑफ रूल्स जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे।
ये इसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट आउट निकाल के। ये आपको फिल करना है, फोटो वगैरह लगानी है और यहाँ पे सारे क्वालिफिकेशन वगैरह लिख के आपको भेजना है। ठीक है, तो यही इसका कंप्लीट नोटिशन है। बाकी पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। अब 2-3 क्वेश्चन आएंगे कि एग्जाम, तो जैसे एग्जाम पैटर्न जो स्टूडेंट्स बोलेंगे, एग्जाम पैटर्न आपका वनडे एग्जाम्स की तरह ही होगा। ठीक है, कुछ अलग से डिफरेंट आपको नहीं पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कंपटीशन ही बिल्कुल मतलब एकदम लो लेवल का होगा। आपको बहुत कम कंपटीशन यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं एग्जाम सिटी, तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का है तो वहीं पे ये लोग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे इंस्टीट्यूट में ही। ठीक है, तो आप वहीं पे ही आपका एग्जाम कंडक्ट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे नहीं, तो ये आपका एग्जाम अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। तो जो नॉर्थ ईस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे अप्लाई करने का। बाकी ऑल इंडिया वैकेंसी है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पोस्ट है आपकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। इसमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तो आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से। इसके साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का एज अ पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट का, जो कि पे लेवल 6 की है, या फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट का जैसे 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 4 का। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट पीएसयू का, अगर आपके पास सेंट्रल स्टेट पीएसयू का ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी नोट है, ये प्रोफिशिएंसी आपका होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस है, स्टेनोग्राफी का 120 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट हिंदी का। और जो टाइपिंग है ये भी आनी चाहिए, इंग्लिश की 35 और हिंदी की या फिर 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आपके पास ये प्रोफिशिएंसी भी होगी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिजायरेबल है ये तो ऑब्वियसली, अगर आपने इतना एक्सपीरियंस, आपने इतना काम किया है इतने साल का, तो ये सब आपके पास होगा। नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट का। इसमें ग्रेजुएशन आपने किया हुआ 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए असिस्टेंट की पोस्ट का, या फिर इक्विवेलेंट लेवल 4 का किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसे बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आपके पास होनी चाहिए। और एज लिमिट 35 ईयर्स है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने एक तो ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, सेकंड है 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का, या फिर लेवल 2 की पोस्ट का कहीं पे भी सेंट्रल स्टेट पीएसयू में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 32 ईयर्स है। इसके बाद नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपने ग्रेजुएशन किया हो और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट हो, या फिर हिंदी टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर ऑपरेशंस की जो MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब आपके पास बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट इसकी 32 ईयर्स रहने वाली है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स वो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पोस्ट है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की। इसमें आपने मास्टर्स डिग्री किया हो या तो लाइब्रेरी साइंस एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस से और इसमें प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट में। इसकी एज लिमिट भी 32 ईयर्स आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो बेसिकली लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है इसमें। ठीक है, टाइपिंग स्पीड बस आपके पास होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की। ठीक है, जो बेसिक होती है ये आपके पास होनी चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट इसमें भी 32 ईयर्स आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। इसमें 10+2 आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है कितने टाइम का, तो लाइब्रेरी साइंस का बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपके पास है तो इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की यहाँ पे भी आपके पास थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट इसकी भी 32 ईयर्स रहने वाली है। तो यही सारी पोस्ट हैं। ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूँ कितनी कितनी वैकेंसी है। ये सत्यवती कॉलेज का ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इस लिंक पे अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट डेट आपकी 22 दिसंबर रहने वाली है, उससे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की टोटल 5 वैकेंसी है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की एक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी टोटल 8 वैकेंसी, टोटल 18 वैकेंसी है जिस पे वैकेंसी आउट हुई है। ये परमानेंट वैकेंसी है और आपको दिल्ली में ही काम करने के लिए मिलेगा। तो आप जो 60 ईयर्स की जो सर्विस होती है आपकी, वो परमानेंटली आपको दिल्ली में ही काम करने का मौका मिलने वाला है। कहीं भी इसमें ट्रांसफर आपका नहीं होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, आप इसमें अप्लाई करके बाकी एग्जाम्स की तैयारी आराम से ईजिली कर सकते हो। ठीक है, वर्कलोड में इसमें आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। फीस आपकी जनरल और यूआर की 1000 रुपीज़ रहने वाली है, ओबीसी नॉन क्रीमी ईडब्ल्यूएस और फीमेल की 800 फीस, SC ST PWD की 600 फीस इसमें रहने वाली है। तो ये फीस है थोड़ी ज़्यादा। बाकी एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया, एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स होंगे वही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, जो हर जगह आपको मिलता है। इसमें एक और चीज़ है, अगर जो रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग एजुकेशन डिग्री में है उसमें 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप SC ST OBC और PWD कैटेगरी के लिए हो। ठीक है, बाकी जो अनरिजर्व्ड पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, SC ST OBC और PWD कैंडिडेट, उनको कोई भी रिलैक्सेशन इसमें नहीं मिलने वाला है कट ऑफ मार्क्स पे, अगर आप UR की पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हो तो। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है।
फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का। तो लेटेस्ट आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठाना चाहते हो। सेम ये है आपका नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान देना आप। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है इसमें डिसेबिलिटी आपका 40% से कम नहीं होना चाहिए अगर आपको इसका बेनिफिट पीडब्ल्यूडी का लेना है। अगर आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू के एम्प्लॉय हो तो एनओसी सर्टिफिकेट आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें कहीं पे भी आपका अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मेल कर सकते हैं इनकी ईमेल आईडी पे, ठीक है। कोई टेक्निकल इशू है या पर्सनल कुछ क्वेरी है तो इसमें मेल कर सकते हो। बाकी इसमें कहीं पे भी आपका सिलेबस का नहीं दिया गया। सिलेबस इसका बेसिकली एनटीए ड्यू का अलग ही होता है। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, यही है, ठीक है। मोस्टली पोस्ट जो एनटीए ड्यू की नॉन टीचिंग एग्जाम पैटर्न होता है वो यही होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका पेपर 1 में क्वेश्चंस इसमें 4-5 आपके पार्ट होते हैं। एक तो टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, मैथ्स आपकी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द पोस्ट कंसर्न। अगर आप जैसे जूनियर असिस्टेंट का भरे हो तो वहाँ पे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कुछ क्वेश्चन आपको सीसीएस रूल के मिल जाएंगे, ठीक है। जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन होते हैं वो कुछ मिल जाएंगे आपको, जो 50 क्वेश्चन होंगे। ये टोटल 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। तो टोटल आपका 150 मार्क्स का आपके क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है पेपर 1। फिर इसके बाद पेपर 2 होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ये 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और ये 200 मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो ऐसे पेपर 1 और पेपर 2 आपका इस एग्जाम में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। बाकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का ऐसा नहीं है। जो लैब वाले अगर कोई इसमें पोस्ट है तो उसका ऐसे होता है, ये आप देख लेना, ये भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है। सीनियर असिस्टेंट का देख लीजिए, जो सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न है 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के 60 मार्क्स के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन मैथ्स के 80 मार्क्स के, इंग्लिश 40 क्वेश्चन और 80 मार्क्स के, डिस्क्रिप्टिव आपका टोटल 200 मार्क्स का एक अलग से होगा। तो यही होते हैं आपके एग्जाम पैटर्न, कुछ अलग से आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जो 1 डे एग्जाम से पूछा जाता है वही सिलेबस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी कॉम्पिटिशन में बता दूँ यहाँ पे आपको कम देखने के लिए मिलेगा बाकी जगह से, ठीक है। ये ऐसा होता है। अगर एनटीए अपने ही अलग तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रॉपर जो एक साथ निकालती है वो पोस्ट, उसमें थोड़ा कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलता है, बट जो कॉलेज अलग से एक निकाल लेती है, ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा कंपटीशन कम देखने के लिए मिलेगा। तो इन पोस्ट पे जरूर अप्लाई कर लेना। बाकी यही है, IISER भोपाल की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशनल रिसर्च भोपाल की। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं NT01 2025 और 24 नवंबर 2025 का आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। नॉन टीचिंग पोजीशन एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज आई है। कौन कौन सी वैकेंसी आपकी? जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है जो कि पे लेवल 5 की आपकी एक वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट MS की 3 वैकेंसीज है आपकी टोटल, 3 पे लेवल की आपकी 5 वैकेंसीज रहने वाली है। नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट की पे लेवल 3 की आपकी टोटल 9 वैकेंसी है, टोटल 15 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे रहने वाली है। ये नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसीज है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए सो 23 दिसंबर आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई करने की होगी, और जो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है वो 30 दिसंबर उसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसकी जो क्रूशल डेट रहेगी वो 23 दिसंबर रहने वाली है। सो जो आपके सारे सर्टिफिकेट्स हैं ये 23 दिसंबर के पहले के होने चाहिए। इसके बाद चलते हैं, सबसे पहले कौन कौन सी वैकेंसी है उनकी आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। सबसे पहले है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, पे लेवल 5 की आपकी वैकेंसी है, एज लिमिट 33 ईयर्स रहने वाली है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है? ग्रेजुएशन आपने किया हो किसी भी साइंस स्ट्रीम से, साइंस या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग से, और 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ ही आपके पास या तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि या तो लैब का हो, एकेडमिक का हो, रिसर्च का हो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल रेप्यूट इन हैंडलिंग साइंटिफिक इक्विपमेंट का हो, लैब का जो वेटनरी साइंस का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, मतलब लैब में किसी भी स्ट्रीम का हो, IT का हो गया, कंप्यूटर साइंस का हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, डाटा साइंस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, इन सब में किसी भी लैब वगैरह में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट MS की, टोटल 5 वैकेंसी है, पे लेवल 3 की आपकी वैकेंसी है, एज लिमिट 30 ईयर्स रहने वाली है। इसमें सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन हो, 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये डिजायरेबल है जो आप देख सकते हैं। एसेंशियल में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑफिस प्रैक्टिसेस, हॉस्पिटैलिटी या कैटरिंग सर्विसेज का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट की वैकेंसी। लैब असिस्टेंट में टोटल आपकी 9 वैकेंसीज रहने वाली है, एज लिमिट 30 ईयर्स, पे लेवल 3 की वैकेंसी है ये। क्वालिफिकेशन में BSc आपने किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब में काम करने का। क्रूशल डेट मैंने आपको बता दिया, 23 दिसंबर आपकी क्रूशल डेट रहने वाली है। तो जो आपके सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो क्रूशल डेट्स के पहले होने चाहिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं। और रिलैक्सेशन की बात की जाए तो जो SC ST का 5 साल का है, OBC का 3 साल का, PWD का 10 साल का, बाकी PWD प्लस कैटेगरी का आपका 13 साल और 15 साल का रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन का आप देख लीजिएगा। बाकी एज पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं वो आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे। और एक पॉइंट है, कोई भी आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है वो कोइंसाइड नहीं करना चाहिए,
ठीक है, रेगुलर पीरियड का है तो वो आपको पता ही होगा। बाकी कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें अगर कंप्यूटर वाले एमएस में अगर आप अप्लाई कर रहे हो। इसमें कैसे होगा सिलेक्शन मेथड मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जो कि लेवल 1 है आपका स्टेज, जो क्वालिफाई करेगा। फिर लेवल 2 होगा जिसमें स्क्रीनिंग, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट है। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 50 मार्क्स आपका इनिशियल जो स्किल स्क्रीनिंग है, और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। इसके बाद एक लेवल 3 होगा, ठीक है, जो कि शायद इंटरव्यू टाइप का रहने वाला है आपका एग्जाम। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना। तो 100 मार्क्स से आपका एक पेपर रहने वाला है। बाकी कितने क्वालिफाई किए जाएंगे ये तो परसेंटेज है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है आज के टाइम में। बाकी इंटरव्यू लेवल 3 के लिए एक पोस्ट के लिए 5 टाइम कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इंडिकेटेड सिलेबस सेम है जो भी वनडे एग्जाम से पूछता है। रीजनिंग का आप देख सकते हो, सारा वनडे एग्जाम का ही सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस का भी सेम है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी सेम है। इंग्लिश एंड हिंदी का लैंग्वेज का थोड़ा एग्जाम रहेगा आपका, तो ये भी लगभग सिमिलर रहने वाला है। इसके साथ ही कुछ अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, इंस्टीट्यूट रूल्स, स्टैट्यूट रूल्स, ये आपको थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। डोमेन एरिया का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट के टाइप के क्वेश्चन आपके होंगे, लैब के क्वेश्चन आपको थोड़े देखने के लिए मिलेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सिलेक्शन कमेटी लेवल 3 का ये मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू टाइप का ही आपका रहने वाला है। वेटिंग लिस्ट भी रहेगी, इसमें प्रोबेशन रहेगा आपका 1 साल का ग्रुप ए बी सी कैंडिडेट्स के लिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ सकते हैं आपको किसी भी टाइम पे, चाहे वो टेस्ट हो या फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, उस स्टेज में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा आपको। फीस की बात की जाए तो फीस बहुत कम है, 100 रुपीज़ सिर्फ फीस आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो 100 रुपीज़ फीस आपकी रहेगी। कैसे अप्लाई करना है, ये आपकी वेबसाइट है। 23 दिसंबर से पहले पहले आपको जाके ऑफिशियल साइट पे अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, और उसके बाद उसका प्रिंट निकाल के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, और हार्ड कॉपी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है, सेल्फ अटेस्टेड 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर है आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री और मार्कशीट अलग अलग, ये सारे सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को मिला के आपको इसकी हार्ड कॉपी भेजनी है इस एड्रेस पे। एड्रेस आप देख सकते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल है, और ये इसका एड्रेस रहने वाला है एमपी इंडिया का, मध्य प्रदेश का एड्रेस। यहाँ पे आपको भेजना है, और ये हार्ड कॉपी सबमिट करने, मतलब जो आपका पहुंचने की डेट है वो लास्ट 30 दिसंबर है। इससे पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए। तो कोशिश करिए जल्दी अप्लाई करिए, और यहाँ से आप हार्ड कॉपी सबमिट कर दीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट से। ठीक है, तो ये आपका अप्लाई करने का तरीका है। एनओसी आपके पास होनी चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट इंटरव्यू के टाइम पे ही। फिर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 का या उससे पहले का, आप उसके बाद का आपके पास होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट सेम ईडब्ल्यूएस का है। पीडब्ल्यूडी का तो आपका चल जाता है, ठीक है, बाकी एससी एसटी का भी चल जाता है। एक्स सर्विसमैन का आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी यही सब है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। हाँ, वो और बताया मैंने आपको कि आपको सारे जो भी आप हार्ड कॉपी भेजोगे उसमें आपके साइन होने चाहिए, काउंटर साइन होने चाहिए, ठीक है, जो कि आपको 30 दिसंबर से पहले पहले आपके इस एड्रेस पे, मध्य प्रदेश भोपाल के एड्रेस पे पहुंच जानी चाहिए। कोशिश करिएगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स गलत ना भेजें, क्योंकि स्क्रीनिंग होगा आपके पहले डॉक्यूमेंट्स का, पहला स्टेज वही रहेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही कम रहेंगे तो आपको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो यही सब कुछ कंप्लीट इस नोटिफिकेशन में। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपकी काफ़ी सारी एमटीएस की पोस्ट पे वैकेंसी आउट हो गई है। सो जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन देखें हम लोग, कितनी वैकेंसीज है आपकी, एलबीटी क्या रहने वाली है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आपने नहीं किया तो। ये वैकेंसीज आपकी एमटीएस की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल की, जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, और लेवल 1 का आपका पे स्केल रहने वाला है। बट बाकी सारे डिपार्टमेंट से यहाँ पे आपको सैलरी को ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा, जो कि 20% रहेगा आपके बेसिक पे का। ठीक है, तो आप अप्रॉक्स मांग सकते हैं, जो लेवल 2 की सैलरी होती है उतनी ही से आपको सैलरी लेवल 1 में मिलने वाली है यहाँ पे एमटीएस की। इसके अलावा 30 डेज का जो कैश कंपनसेशन है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जो हॉलीडेज का रहता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने 10th पास किया हो, उसके साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस स्टेट के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हो, एंड जो आपका क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है जो कि 14 दिसंबर इससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना, ये आपकी क्रूशियल डेट है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 14 दिसंबर से पहले के होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अभी बनवा लेना पड़ेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो ये आपकी है, और ये स्टेट वाइज देख सकते हो आप, सिटी वाइज, कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो सब्सिडरी है ये कहाँ कहाँ पे हो, कितनी वैकेंसीज है आपकी। तो जैसे 108 वैकेंसी है दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर्स में, ठीक है। इसके बाद ये 25 वैकेंसीज आपकी जयपुर में है, ऐसी 22 वैकेंसी मुंबई में है जो सबसे ज़्यादा है। फिर 11 वैकेंसी भुवनेश्वर में, 11 वैकेंसी एजवाल में है आपकी, ठीक है। 14 वैकेंसी श्रीनगर में है, त्रिवेंद्रम में है, फिर विजयवाड़ा में। तो ऐसे जिस स्टेट का डोमिसाइल है वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, जो कि 14 दिसंबर से पहले का होना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स जो रिलैक्सेशन मिलते हैं वो सब आपको मिलेंगे। 18 to 25 ईयर्स होना चाहिए फॉर जनरल,
14 दिसंबर 2025 एज ऑन 14 दिसंबर 2025। बाकी 5 साल का रिलैक्सेशन जो SC/ST को मिलता है, 3 साल का OBC को। बाकी अपर एज लिमिट जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 40 ईयर्स का, वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को भी इस हिसाब से मिलेगा। या पढ़ सकते हैं PWD का भी 10 साल प्लस अपर जो भी आपका रिलैक्सेशन है, UR का हो चाहे OBC का हो या SC/ST का हो, वैसे ही 15 साल, 10 साल और 13 साल। ठीक है, ये एज पर जो भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स होता है वही आपको मिलेगा। सर्विस लाइबिलिटी ऑल इंडिया सर्विस ट्रांसफर रहता है, यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी रहेगी आपकी, कहीं पे भी आपसे जॉब करवाया जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे 2 टायर होंगे, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, टायर 2 आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। टायर 1 में आपके 4 पार्ट रहेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का रहेगा, न्यूमेरिकल और रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की, इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 मार्क्स इसमें रहने वाली है। सो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। कट ऑफ मार्क्स ऐसे मैटर नहीं करता है। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को टायर 2 में कॉल ऑफ किया जाएगा फॉर टायर 2 एग्जाम। जो टायर 2 एग्जाम है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें आपको एटलीस्ट 20 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 50 मार्क्स क्वालिफाई होने के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो टायर 1 एग्जाम के बेसिस पे ही बनेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टायर 2 एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। चॉइस सिटी ऑफ एग्जामिनेशन में आपको 5 सिटी आप चूज कर सकते हो, कोई भी जो आपको इजीली या जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं वो आप वहाँ पे फिल कर लेना। कैसे अप्लाई करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफलाइन मोड कोई भी अप्लाई नहीं करना है। पोर्टल कब से खुल जाएगा? 22 नवंबर से ये पोर्टल खुल जाएगा, 14 दिसंबर तक ये ओपन रहेगा। तब तक आपको रजिस्ट्रेशन करके फीस पेमेंट करनी है। फीस कितनी रहने वाली है? सबके लिए फीस 550 रहने वाली है सारे कैंडिडेट्स के लिए, बट जो जनरल है EWS एंड OBC है उनको 100 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ेंगे, 650 फीस आपकी लेने वाली है। बाकी SST जो एक्स सर्विसमैन है यहाँ पे कोई भी छूट नहीं है, आपको भी 550 रुपीज़ फी पे करनी पड़ेगी। ऑल कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपीज़ फीस है। ठीक है, बाकी जनरल EWS और OBC के लिए 650 रुपीज़ फीस रहने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन आप पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 16 दिसंबर 2025 SBI चालान की लास्ट डेट है। बाकी आपको 12 दिसंबर से पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हौच पौच करने के लिए बाकी यही आपका नोटिफिकेशन है। अभी इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन रिलीज होगा बाद में जाके। ठीक है, ये बाकी वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कहाँ पे आपकी कितनी वैकेंसी रहने वाली है। कुछ वैकेंसी रहेंगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, जैसे कि दिल्ली की वैकेंसी ऑब्वियस है, बहुत अच्छा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और कट ऑफ भी बहुत हाई देखने को मिलेगा। लखनऊ है, लखनऊ में भी बहुत अच्छा कंपटीशन आपको देखने वाला है, क्योंकि सिर्फ 12 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे रहने वाली है। कोलकाता हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक ही वैकेंसी है ना, तो ऐसे आप देख सकते हैं और इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। MTS में आपका प्रमोशन भी अच्छा है, सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी, एक रेपुटेड जॉब रहती है। बाकी MTS की पोस्ट अगर बाकी डिपार्टमेंट में आप कंपेयर करोगे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है MTS की। सो यही कंप्लीट नोटिफिकेशन था। अगर सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो आपकी वैकेंसी है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी जो कि लखनऊ में है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपका जिसका अपडेट देख सकते हैं, 14 नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नॉन टीचिंग पोजीशंस पे वैकेंसीज आउट हुई हैं, और 2 है, एक तो आपकी मेन कैंपस लखनऊ में है और इसकी सैटेलाइट सेंटर है जो अमेठी में है, यहाँ पे आपकी वैकेंसीज आउट हुई है। कौन कौन सी पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है? सबसे पहले इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, ये डेपुटेशन बेसिस पे है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, सिक्योरिटी ऑफिसर की है, PS प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, एस्टेट ऑफिसर की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की है, नर्स की है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट असिस्टेंट की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, LDC की वैकेंसी है, लोड डिवीजन क्लर्क की, हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, इन सब की आपकी वैकेंसी है। फिर जो आपकी ये पेरेंट है सैटेलाइट सेंटर अमेठी में, इसमें कौन सी? असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, असिस्टेंट की वैकेंसी है, प्रोफेशनल असिस्टेंट की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, और लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी वैकेंसीज आउट हुई है। ये सारी पोस्ट है जिस पे वैकेंसीज आउट हुई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो 14 नवंबर से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी लास्ट डेट आपकी 14 दिसंबर रहने वाली है। फीस की बात, वो फीस 1000 रुपीज़ रहेगी जनरल OBC की, और SC ST EWS और PWD की 500 फीस वुमेन की रहने वाली है। आगे चलते हैं क्वालिफिकेशन पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का आप देख लेना, डेपुटेशन बेसिस पे आपकी वैकेंसी है। नेक्स्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, इसमें मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है। लाइब्रेरी साइंस में एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। बाकी नॉलेज की आपके पास होनी चाहिए, लाइब्रेरी की नॉलेज, कंप्यूटराइजेशन की, और नेट क्वालिफाई आपके पास होना चाहिए जो कि UGC का होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी, इसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में। बाकी डिजायरेबल है जो आप देख सकते हैं, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस या तो हो, या फिर इसके साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी, इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो, बैचलर डिग्री किसी भी कोर्स से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर का या सुपरवाइजरी पोजीशन का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर GCO लेवल के जो आर्मी पर्सनल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी की, इसमें आप तो आपने ग्रेजुएशन किया हो, इसके साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास पर्सनल असिस्टेंट PA की पोस्ट का, 5 साल का एज ए स्टेनोग्राफर किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स की बात की जाए तो इंग्लिश, हिंदी का 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की, और 100 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की स्टेनोग्राफी होनी चाहिए। इसके साथ ही टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और फिर 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज तो रिक्वायर्ड है ही। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी सिविल की,
इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो, इसके साथ ही 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट का या फिर पीडब्ल्यूडी में वर्क करने का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफिसर की। इसमें ग्रेजुएशन आपने किया हो, सेकंड क्लास का रिक्वायर्ड है, सेकंड क्लास भी चल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए, उसके साथ ही 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रिक का, ग्रेजुएशन किया हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है, या फिर डिप्लोमा किया हो और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नर्स का, बीएससी नर्सिंग किया हो आपने और बाकी आप रजिस्टर्ड हो एज नर्स इन आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्रोफेशनल असिस्टेंट की है, इसमें आपने मास्टर्स डिग्री की हो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस इसी फील्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट का, ग्रेजुएशन किया हो आपने केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बस 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर का, ग्रेजुएशन किया हो इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस में, या फिर आईटी में किया हो, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की हो, सीएस टेक्नोलॉजी एमसीए किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें नीड है किसी भी यूनिवर्सिटी में, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके बाद है एलडीसी का, जिसमें मोस्टली कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो और फिर स्किल्स में टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक हिंदी टाइपिस्ट की है, इसमें भी मोस्टली स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किया हो और उसके साथ ही 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, हिंदी की इसमें रिक्वायर्ड है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। फिर एक है ड्राइवर की वैकेंसी, इसमें 10th पास आपने किया हो, लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, लाइट मीडियम और हैवी व्हीकल्स का, मोटर मैकेनिक की थोड़ी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जो कि मिनिमम नॉलेज आपके पास थोड़ी सी होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है 3 साल का, जो कि इजीली आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट का, 10+2 की रिक्वायरमेंट है इसमें। लाइब्रेरी साइंस का एक सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस की नीड है किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी में। इसके बाद है लैब अटेंडेंट की वैकेंसी, 10+2 की रिक्वायरमेंट है, साइंस स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपने 10th पास किया हो साइंस एक सब्जेक्ट से और 2 साल का एक्सपीरियंस है लैब में काम करने का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका क्वालिफिकेशन था। फिर एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, जो कि मैंने बता दिया, शायद मास्टर्स डिग्री की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट का, जिसमें ग्रेजुएशन किया हो और उसके साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए यूडीसी की पोस्ट का, जो कि लेवल 4 की वैकेंसी होती है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नोटिंग, ड्राफ्ट एंड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट की आप देख लेना। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बताता हूँ, 12th पास आपने किया हो, जिसमें साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए और मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये अलग से ही आ गया है डीईओ का, जहाँ मोस्टली जगह नहीं मांगते हैं, तो ये मैथ्स आपके पास होना चाहिए। बाकी टाइपिंग स्पीड तो आपकी इजीली होनी चाहिए, 50,000 जो KDPH होता है, की डिप्रेशन पर आवर, ये आपका होना चाहिए। फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट की 10+2 की रिक्वायर्ड है और लाइब्रेरी साइंस एक कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। कैसे अप्लाई करना है, इसके कुछ रिक्वायरमेंट है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये है, जिसमें आपको विजिट करके अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। सेल्फ अटेस्ट करने और PDF फाइल बना के ही अपलोड करनी है आपको। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो आपकी LBT देखने की लास्ट डेट है, LBT है सारे डॉक्यूमेंट्स की, वो आपकी लास्ट डेट होने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि 12 दिसंबर है शायद, यही आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी सारे सर्टिफिकेट्स की। फिर कुछ आपका रिटर्न और स्किल टेस्ट के बेसिस पे, आपका रिटर्न और स्किल टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, लेवल 1 to लेवल 7 का। रिटर्न टेस्ट में क्या क्या आएगा, जो आपका टायर 1 होगा, इसमें रीजनिंग रहेगी, अरिथमेटिक रहेगी, सिंपल जीके रहेगा, डोमेन नॉलेज रहने वाली है, एस्टेब्लिशमेंट की, अकाउंट्स की एग्जामिनेशन की, जो भी क्लरिकल वैकेंसी है यहाँ पे, तो आपसे यही कुछ पूछा जाएगा, अकाउंट्स, एस्टेब्लिशमेंट, इन सब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फिर इंग्लिश और हिंदी की भी आपसे पूछा जाएगा। जो LDC की वैकेंसी है उसमें शायद आपसे बेसिक मांगा जाएगा, उसमें ये एस्टेब्लिशमेंट वगैरह के क्वेश्चन शायद आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बाकी नोटिंग ड्राफ्टिंग, जहाँ पे भी क्लरिकल है वो नोटिंग ड्राफ्टिंग मांगेंगे। बाकी पोस्ट टू पोस्ट डिपेंड करेगा, टेक्निकल लैब सर्विसेज वहाँ पे आपको अलग सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। फिर ये टायर 1 और टायर 2 के बेसिस पे होगा आपका एग्जाम, जो कि 100 मार्क्स का रहने वाला है। एक डिस्क्रिप्टिव भी रह सकता है 100 मार्क्स का, टायर 1 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, टायर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी जो आपका पेपर 2 है उसी के बेसिस पे बनने वाली है। सो पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है, बशर्ते कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई हो, वहीं पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, रिजर्वेशन वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा हर जगह, जहाँ भी रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है, एज का, क्वालिफाइंग मार्क्स का, वो सब आपको, ठीक है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स ही मिलने वाला है।
पीडब्ल्यूडी का, SC ST OBC का। और क्रूशल डेट मैंने आपको बता दी, लास्ट डेट ऑफ जो एप्लीकेशन है फिल करने का 12 दिसंबर वही रहने वाला है आपका। बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं इससे रिगार्डिंग। इसमें अलग से सिलेबस वगैरह नहीं दिया गया है, ठीक है, सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया। तो यही था कंप्लीट नोटिफिकेशन। ऐसा नोटिफिकेशन है जिसमें आपको कंपटीशन थोड़ा कम देखने को मिलेगा, ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे नहीं। फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 1000 और 500 है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सबसे पहले बता दूं ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 11 नवंबर 2025 का। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो ये आपका नोटिफिकेशन 14 नवंबर को ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट आपकी 2 दिसंबर रहने वाली है। सबमिशन ऑफ एनओसी ये 6 दिसंबर है, ठीक है। जो भी जहाँ पे भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, अगर आप गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो एनओसी की जो सबमिशन है वो 6 दिसंबर रहने वाली है, ठीक है। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ ये बात की बात है, डेट ऑफ सीबीटी 22 से 24 दिसंबर अभी टेंटेटिव है, यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं, ये कंटेंट है आप कंप्लीट देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे एक एक। ये आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं, कौन कौन सी एम्स में कहाँ उनके एड्रेस है और उनकी वेबसाइट कौन सी है। आगे चलते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए, ये आपका जो नोटिफिकेशन है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ये आपका ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, कोई भी ऑफलाइन मोड से कुछ भी आपको अप्लाई नहीं करना है। इसके साथ ही जब आप अप्लाई करोगे तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप रहेगी, एप्लीकेशन जो प्रूफ ऑफ पेमेंट रहता है उसको आपको संभाल के रखना है, आगे जाके फ्यूचर में उसकी हेल्प हो सकती है। तो जो भी आप अप्लाई करोगे रजिस्ट्रेशन स्लिप्स, इसकी एक कॉपी आपको संभाल के रखनी है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है क्रूशल डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होता है जो कि 2 दिसंबर है आपकी, यही आपकी क्रूशल डेट रहेगी सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, चाहे वो आपकी एज का क्राइटेरिया हो या फिर आपका कैटेगरी का क्राइटेरिया हो, वो सारा आपका 2 दिसंबर पे ही काउंट रहेगा। तो इस चीज़ का भी आपको सारा ध्यान रखना है। इसके साथ ही जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो इसमें स्पेशली दे रखा है फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ये प्रॉपर्ली विजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो इसका एक बार लिंक देख लेना, प्रॉपर्ली ये विजिबल होने चाहिए। अगर कुछ भी गलत होता है इसमें तो आपका जो एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स है वो आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD 10 साल। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज हैं 5 साल का जो मिलता है ग्रुप बी को, और ग्रुप सी को 40 साल का। बाकी ये रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, अगर OBC का तो 43 का हो जाता है, SC ST का 45 ईयर्स का हो जाता है। बाकी ये रिलैक्सेशन देख सकते हो, बहुत सारे रिलैक्सेशन है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे भी दिया जाएगा। बाकी ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है OBC सर्टिफिकेट के लिए, आपको पता होगा OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है, इसमें जो मांगा गया है ये 2025-26 का ही मांगा गया है, लेटेस्ट होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। अगर आपके पास नहीं है तो आप पुराना अप्लाई कर सकते हो, जो 24-25 का है उसको अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ ही आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, जो आप रिन्यूअल करा रहे हो। तो इससे बेहतर ये रहेगा कि आप पहले ही 2025-26 का जो आपका OBC का सर्टिफिकेट है ये अप्लाई करने के लिए डाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत मस्ट है, वरना आपको OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है EWS सर्टिफिकेट का। जो EWS का सर्टिफिकेट है ये 2024-25 का रहना चाहिए, जो 1 अप्रैल 2025 से 2 दिसंबर 2025 का वैलिड रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, ठीक है। तो ये कंसीडर किया जाएगा वैलिड, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है EWS सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। यहाँ का जो काउंट होता है इनकम का आपका 2024-25 का होगा, जो कि वैलिड रहेगा आपका 25-26 के लिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जो बेसिस ऑफ इनकम रहेगी वो 24-25 की रहेगी और 2025-26 का ही फाइनेंशियल ईयर का वैलिड रहेगा EWS सर्टिफिकेट। तो जो भी कैंडिडेट्स ये दोनों रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, आप अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट्स बनवा लें कैटेगरी का। बाकी SC ST का तो आपका ऑब्वियसली हर जगह चलता है, ठीक है। तो इस चीज़ का इसमें प्रॉपर्ली अलग से पॉइंट दिया गया है कि वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बनवा लो, ठीक है, वरना आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रूशियल डेट का, मैंने आपको बता दिया, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आगे चलते हैं, आगे जो पॉइंट है फिर है फीस की बात। सो आपको पता ही है एम्स की फ़ीस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दोबारा 3000 रुपीज़ फीस है आपकी जनरल OBC की, SC ST EWS की है 2400 फीस। बाकी PWD एग्जेम्प्टेड रहते हैं फीस के लिए। बाकी जो SC ST के कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उनका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रिफंड करा दिया जाएगा उनके अकाउंट में आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो SC ST का भी रिफंड हो जाता है। बाकी जो जनरल है OBC है 3000 फीस आपको पे करनी पड़ेगी, जो बहुत 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 ज़्यादा है ना। आगे चलते हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने बता दिया, टेंटेटिव 22 दिसंबर से 24 दिसंबर रहने वाले हैं। एग्जाम सेंटर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, मेजर स्टेट्स और जो UT है वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर कंडक्ट कराया जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। बाकी जहाँ पे कम होता है वो आपका दिल्ली NCR में ही कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहते हैं वो आपका दिल्ली NCR में ही कंडक्ट होगा। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आपको मिल जाएंगे, सिटी स्टेट का नोटिफिकेशन आपको 7 दिन पहले मिल जाएगा। CBT बात की जाए, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, अगर किसी ने पहले नहीं दिया, इसमें आपके टोटल 5 सेक्शन रहते हैं जो आपके 18 मिनट के रहते हैं एक, ठीक है। तो ये आपको टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे।
जिसमें आपको 5 सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, और 400 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, जिसमें 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। 20 एमसीक्यूज रहेंगे, वो जीके के होंगे, एप्टीट्यूड, जीके एंड एप्टीट्यूड के, कंप्यूटर नॉलेज के रहेंगे। बाकी जो 80 एमसीक्यू रहते हैं वो डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप के रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई AAO की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, या फिर कोई UDC या फिर कोई क्लरिकल पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव के क्वेश्चन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, या फिर कोई आप पेमेंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के सारे क्वेश्चंस आपको, FRSR होगा, या फिर ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको, डोमेन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये 80 क्वेश्चन। बाकी 20 क्वेश्चन आपके जीके और कंप्यूटर नॉलेज के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे 5 सेक्शन रहेंगे, मैंने आपको हिंदी में बता दिया। मीडियम आपका 10th 12th का इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। 4 को मैंने बता दिया, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। बाकी ये रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस आप पढ़ सकते हो। फिर स्किल टेस्ट क्या है, जो आपका AAO का है, ये इंग्लिश के लैंग्वेज में ही होगा पेपर। बाकी JO, बाकी सारे एग्जाम है मोस्टली आपको बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलेंगे, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, जो बहुत सारे स्टूडेंट देखना चाहते हैं, और बहुत बड़ा है ये स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जहाँ भी होगा वो एक क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है, ये आ गए हैं हम लोग डिटेल ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। अब इसमें आप सारे क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हो, बहुत सारी पोस्ट है इसमें, बट मैं बात करूंगा सिर्फ क्लरिकल पोस्ट की, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन पोस्ट की बात करेंगे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। क्लरिकल पोस्ट की बात करेंगे जो नॉन टीचिंग होती है, तो ये वार्डन और डाइटिशियन, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा अगर कोई इसमें अप्लाई करना चाहता है। तो सबसे पहले आपकी वैकेंसी है असिस्टेंट की, इसी में AAO है, असिस्टेंट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, JO है, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है। पे लेवल 6 की वैकेंसी है। अब आप यहाँ पे आप चेक खुद लेना, खुद ही आगे चल के देख भी लेंगे असिस्टेंट की कहाँ कहाँ किस किस इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंसीज हैं। ये पे लेवल है आपका। सबसे पहले असिस्टेंट में जो आपका क्वालिफिकेशन है, 3 साल का जो ग्रेजुएशन है ये आपके पास होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, सिर्फ आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी, MS ऑफिस और पावर पॉइंट की। तो लेवल 6 की वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट की, कोई भी एक्सपीरियंस की नीड इसमें नहीं है। आगे चलते हैं AAO में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी डिजायरेबल मांगा गया है, तो कोई भी नीड नहीं है इसकी, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। AAO की पोस्ट ये लेवल 7 की है, असिस्टेंट की आपकी लेवल 6 की है। फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी एडिशनल लीड नहीं है। सेम जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में भी सेम है, अच्छा ओके, एडमिन ऑफिसर है, सेम ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं रहने वाली है। बाकी ये डिफरेंट एम्स में कितनी वैकेंसी है ये आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। फिर आ गए हैं हम लोग JAA, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, पे लेवल 2 की वैकेंसी। इसमें क्या नीड है, 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए, 12th पास आपने किया है। इसके साथ ही स्किल टेस्ट में आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए, या तो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये डिजायरेबल है कंप्यूटर की नॉलेज, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब JAA, LDC और SAA और UDC, ठीक है, यही है। इनके स्किल टेस्ट में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलने वाला है, बाकी ये जो क्वालिफिकेशन है ये आपको सिमिलर ही देखने के लिए मिलेगी। LDC की मैंने बता दी, सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। SAA की सेम है, सिर्फ 12th पास की जगह आपका ग्रेजुएशन आ गया, ठीक है। तो SAA जो लेवल 4 की है ये आपकी लेवल 2 की चल रही थी। लेवल 4 में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और कंप्यूटर स्पीड सेम 35 इंग्लिश की या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेम UDC की रहने वाली है, इसमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट आ गई है, ठीक है। सो ये कंप्यूटर की नॉलेज और स्किल टेस्ट आपका सेम रहने वाला है, तो ये आप UDC की देख लेना। आगे चलते हैं, ये अलग अलग वैकेंसी है जो आप देख सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसी है इसमें डिफरेंट कैटेगरी में। तो एक बार देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। फिर आगे हैं हम कैशियर में। अब कैशियर में मैं आपको बता दूं, अब कैशियर में मैंने इंक्लूड कर दिया है, बट इसमें 2 साल की एक्सपीरियंस की नीड है, जो कि कुछ स्टूडेंट्स के पास मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास सिर्फ एक कॉमर्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 2 साल का एक्सपीरियंस की नीड है, तो इसलिए मैंने कैशियर को इंक्लूड कर दिया। अब इसमें एक और है, सेम ग्रेजुएट इन कॉमर्स और 2 साल का एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। JAO की वैकेंसी हो गई,
बट इनके क्वालिफिकेशन आप देखोगे लगभग सेम है, बट ये पे लेवल 4 है और ये पे लेवल 6 की वैकेंसी है। ठीक है, इतना सा अंतर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। आगे चलते हैं, ये है असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की वैकेंसी। इसमें भी एक्सपीरियंस की नीड है, बट अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो अब इसमें एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। ये पे लेवल 7 की वैकेंसी है आपकी। डिग्री ग्रेजुएशन किया हो आपने, ठीक है, या फिर इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास, या फिर डिप्लोमा हो मेटेरियल मैनेजमेंट का रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर ग्रेजुएशन और 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास स्टोर हैंडलिंग का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी आप एम्स में चेक कर सकते हैं। डब्ल्यू की मैंने बता दी। जूनियर स्टोर ऑफिसर की भी सेम है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं रहने वाला है, सेम आपकी स्टोर कीपर की रहने वाली है। तो ये आप, इसका मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, जो वैकेंसी है क्लरिकल की, आगे चल के हम देख भी लेंगे किस किस एम्स में आपकी कितनी ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद मैंने ये लाइब्रेरी ग्रेड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की भी इंक्लूड कर ली, जो कुछ स्टूडेंट्स के पास होता है। इसमें कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। ग्रेजुएशन अगर आपने किया लाइब्रेरी साइंस से तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी डिग्री की हो जो और उसके साथ ही लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस की नीड आपको रहने वाली है। बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है लाइब्रेरी साइंस से, लेवल 6 की वैकेंसी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। सेम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की आपकी सारी वैकेंसीज रहने वाली है। फिर ये आ गई आपकी स्टेनो की पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी। जूनियर स्केल स्टेनो पीए टू प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर की सेम रहेगा लगभग। जूनियर स्केल स्टेनो जो पे लेवल 4 की है आपकी, इसमें 12th क्लास की रिक्वायरमेंट है, स्किल टेस्ट नॉर्म्स आने चाहिए, हिंदी का शॉर्ट हैंड 64 वर्ड पर मिनट आपके पास होना चाहिए। ये आप देख लेना। पर्सनल असिस्टेंट का इसमें डिग्री आ जाती है, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, डिक्टेशन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और इसमें ठीक है, तो ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेम पर्सनल असिस्टेंट का है, इसमें भी ग्रेजुएशन की नीड है। बाकी स्किल टेस्ट जो स्टेनोग्राफी है वो आपको आनी चाहिए। ऐसे ही पर्सनल असिस्टेंट की ये सारी वैकेंसी है। प्राइवेट सेक्रेटरी में भी सेम है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस में नहीं रहने वाले। बाकी ये डिजायरेबल आ जाता है यहाँ से। ये पे लेवल 7 की वैकेंसी हो गई आपकी, सेम प्राइवेट सेक्रेटरी की है। स्टेनोग्राफर की है पे लेवल 4 की, जो मैंने बताया 12th क्लास की है, स्टेनोग्राफी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी सारी स्टेनोग्राफी और प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी हो गई। आगे चलते हैं क्लरिकल वैकेंसी पे। नेक्स्ट ये है AAO की, सॉरी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं बताता हूँ। सो इसमें या तो आपके पास, एक तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी कोर्स में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में। उसके साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होगा जो सीपीओ वाले होंगे। ये पे लेवल 6 की वैकेंसी है। ये भी हाइट 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, आपके पास विजन 6/12 का होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, ये डिजायरेबल है आपका। तो अगर आपके पास अच्छा फिजिकल है तो, और ग्रेजुएशन किया है आपने, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 6 की वैकेंसी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, ठीक है। दिखा भी दूंगा कौन कौन से एम्स में ये वैकेंसी निकली है। फिर फायर टेक्नीशियन की है, ये भी आप देख सकते हो। सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट की, इसमें तो एक्सपीरियंस की नीड है, तो ये आप छोड़ देना। फिजियोथेरेपिस्ट है। फिर ये ड्राइवर की वैकेंसी ऑर्डिनरी ग्रेड की मैंने इंक्लूड कर दी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे हैं, 10th पास अगर आपके पास है, लाइसेंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग कमर्शियल व्हीकल, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जूनियर वार्डन की ऐसे आप देख लेना, ग्रेजुएशन किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ए जूनियर वार्डन या फिर इक्विवेलेंट किसी भी कॉलेज में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो यही थी आपकी वैकेंसी। फिर ये नर्सिंग की आपकी कुछ वैकेंसी है। फिर आगे है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, जीएसटी की वैकेंसी, पे लेवल 4 की है। इसमें आपने मास्टर्स की डिग्री किया हो, हिंदी में आपका मास्टर्स डिग्री है, और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, या फिर वाइस वर्सा इसका, ठीक है। मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में किया हो, हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 4 की वैकेंसी है, ठीक है। आगे चलते हैं, SCGH जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है। ये भी आप देख लेना, कोई डिफरेंस नहीं है। सीनियर हिंदी ऑफिसर, इसमें भी कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वही थी आपकी पे लेवल 7 की वैकेंसी। आगे 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 चलते हैं, बस यही थी आपकी सारी वैकेंसी, ठीक है, जिसका मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया। एक बार मैं आपको वैकेंसी दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं आपकी। सबसे पहले AAO की असिस्टेंट की वैकेंसी। सो जैसे असिस्टेंट है, ये ICMR NAFRB में हैदराबाद में आपकी वैकेंसी है, टोटल 2 वैकेंसी हैं, जनरल की 2 हैं। ऐसे ही जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एम्स भोपाल में टोटल 6 वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसी है। फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सेम क्वालिफिकेशन रहेगा, PIA पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विषय दिल्ली में है, इसकी 6 वैकेंसीज हैं, ठीक है। ऐसी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की एम्स न्यू दिल्ली में 52 वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छा कंपटीशन इसमें देखने के लिए मिलेगा। फिर ऐसे ही 16 वैकेंसीज हैं एम्स राजकोट में, LDC की आपकी, ठीक है। ऐसे ही बाकी वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं। कुछ और क्लरिकल वैकेंसी देखते हैं कहाँ पे अच्छी वैकेंसीज हैं।
कैशियर जूनियर अकाउंट की एक एक दो दो वैकेंसी सारी एम्स में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। फिर असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की वैकेंसी है। तो जैसे ये 10 वैकेंसीज है एम्स भुवनेश्वर में, ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं इसको कंप्लीट। और ये 23 वैकेंसीज आपकी एम्स पटना में स्टोर कीपर कम क्लर्क की। लाइब्रेरी असिस्टेंट की आप देख सकते हैं। फिर ये स्टेनो की वैकेंसी है, ये भी एक एक दो दो है, ये 4 वैकेंसीज आपकी एम्स ऋषिकेश में। फिर ये 16 वैकेंसीज हैं एम्स न्यू दिल्ली में, स्टेनोग्राफर की ही वैकेंसी है, ठीक है। सो इन पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट सिक्योरिटी इसकी फायर ऑफिसर की जो मैंने बताई थी, एक एक वैकेंसी है सारी आपकी। ड्राइवर की है, जूनियर वार्डन की है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर की एक एक दो दो वैकेंसीज हैं सारी एम्स में, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक ही मैटर है फीस का, फीस बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है, जो आपकी ऑब्वियसली हर जगह रहता ही है। बाकी ये ऐसा कुछ है नहीं इसमें, नीचे आपको फॉर्म्स वगैरह मिल जाएंगे इसके, ठीक है, ये कंप्लीट आप बाकी पढ़ सकते हो, इसमें और कुछ नहीं दिया गया। एक और इसमें है स्किल टेस्ट का, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। स्किल टेस्ट JAALDC का बताता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश का टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, 15 मिनट टेस्ट रहेगा आपका, जो 35 वर्ड मिनट आपको कंप्यूटर में लाना है। अगर हिंदी में दोगे आप 30 वर्ड मिनट आपका स्पीड होनी चाहिए। जो UDC का है इसमें भी जो टाइपिंग स्पीड है ये सेम रहने वाली है। स्किल टेस्ट में ही स्टेज 2 रहने वाला है, जिसमें एक डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा 60 मिनट्स का, 1 घंटे का रहने वाला है। टॉपिक दिया जाएगा जिसको आपको टाइप करना पड़ेगा। इसमें एक ऐसे होगा 20 मार्क्स का, लेटर राइटिंग रहेगी 10 मार्क्स की, टोटल 30 मार्क्स का ये रहने वाला है। सो मिनिमम 10 मार्क्स लाने आपको ये क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। ऐसे ही कुछ और का भी है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे ये AA का है, इसमें ना टाइपिंग है। स्किल टेस्ट में आपका CBT मोड में क्या रहने वाला है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका रहेगा नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, 2 क्वेश्चन रहेंगे जो 30 मार्क्स के रहेंगे, और 2 क्वेश्चन प्रिसाइज राइटिंग के 20 मार्क्स के रहने वाले। टोटल 50 मार्क्स रहेगा। मिनिमम स्कोर आपको 17 मार्क्स रहना है क्वालिफाई करने के लिए। 1 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। सो ये जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, एस्टेब्लिशमेंट में, तो ये उनके लिए तो ईजिली थोड़ा रहने वाला है। तो ये स्किल टेस्ट का है जिसको आप आगे पढ़ सकते हो। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिए। बाकी इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर टाइमली मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई अपडेट के साथ। थैंक यू।